नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। कम मतदान पर घमासान। दरअसल ये कहा जाता है कि कोई नरप होए हमें का हानि। दरअसल बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वोट देने जा ही रहे हैं और जिनको वोट दिया उन्होंने ऐसा क्या कर लिया कि हमारी कौन सी तकदीर बदल गई या हमारी कौन सी सड़क बन गई कि कौन सा पानी आ गया। अब कोई भी बने तो कुछ लोग इस तरह के होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये हमारा अधिकार है और हमको 5 साल में एक बार मिलता है, हम कहीं भी रहें पर हम वोट डालेंगे। बहुत सारे लोग जब उनको वोट डालने नहीं मिलता तो नाराज़गी जाहिर करते हैं। पर इन सब के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि चाहे सरकारें हों, चाहे पार्टियां हों, चाहे चुनाव आयोग हो, सब मतदान पर लगातार जोर देते हैं, मतदाता जागरूकता का अभियान चलाते हैं। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए जो 2 चरणों में 12 सीटों पर मतदान हो चुका है, मगर दोनों ही चरणों में मतदान अपेक्षाकृत कम हुआ है। कम मतदान से ऊँट किस करवट बैठेगा यह तो 4 जून के नतीजे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मतदान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच दावे प्रतिदावे जारी है। कांग्रेस कम मतदान को अपनी जीत की संभावना के रूप में देख रही है तो बीजेपी उसे एंटी इंकम्बेंसी के विपरीत बयार नजर आ रही है। बीजेपी के रणनीतिकार ये मान रहे हैं कि बम्पर वोटिंग परिवर्तन के लिए होती है। मतदाता तीसरी बार मोदी सरकार चाहते हैं, इसलिए परिवर्तन वाला उत्साह नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर राजनीति के जानकार कम वोटिंग बीजेपी के लिए नुकसानदेह बता रहे हैं। कम वोटिंग वाले क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सरकार के 6 मंत्रियों की साख दांव पर है। केंद्रीय गृह मंत्री और चुनावी रणनीतिकार जो चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह ने भी कम मतदान के लिए मंत्रियों को साफ चेतावनी दी है। अगर कम मतदान के कारण बीजेपी को नुकसान होता है तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जो रीवा से आते हैं, मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जो होशंगाबाद के आसपास के इलाके से आते हैं, राव उदय प्रताप सिंह, संपत्तिया उइके राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और राधा सिंह पर अमित शाह की वक्र दृष्टि पड़ सकती है। दूसरे चरण में बड़े नेताओं की सभाओं और पोलिंग बूथ की रणनीति का भी ज़्यादा असर नहीं नजर आ रहा है। बीजेपी अब प्रचार की कमियों पर मंथन कर रही है, वहीं कांग्रेस बिल्ली के भाग से छीका टूटने का इंतजार कर रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, पर इसके पहले हम देखते हैं कि भाई राजनेता जो है अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस बारे में सबके क्या क्या तर्क हैं। चलिए सुनते हैं राजनेताओं को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने मतदाताओं को लेकर मतदान भी करा चुका है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच जागरूकता अभियान चलाती आई कि मतदाता अपने मतों का उपयोग जरूर करें। तो ये मानकर चलिए कि हमारा मतदान तो निकल गया। जो मत कम हुआ है वो कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से हताशा और निराशा में है और जिस प्रकार से देश विरोधी नीतियों के कारण उनका दोहरा चरित्र बार बार सामने आया। राम का विरोध किया उन्होंने, हिंदुओं का विरोध किया। भारतीय संस्कृति को जिस प्रकार से बार बार चिढ़ाते हैं, नवरात्र में मांस मछली और चिकन बिरयानी दिखाकर हिंदुओं को चिढ़ाने का ये खामियाजा है कि आज कांग्रेस का वोट निकल नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। परिणाम जो होंगे वो ऐतिहासिक होंगे। कुल मिला के 190 सीटों का चुनाव हुआ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुत पीछे दिखाई दे रही है। इसीलिए अमित शाह जी हों या माननीय प्रधानमंत्री जी हों, सबकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, सबकी भाषा शैली देख लीजिए, इतने निचले स्तर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं लगातार। और अपने संगठन को ये कोशिश जरूर कर रहे थे कि अब हमारा एक एक बूथ पर 370 हम वोट बढ़ाएंगे, पर इनके कार्यकर्ता सक्रिय नहीं हुए। इनने एक योजना चलाई अपने बूथ चलो, पर कोई बूथ गया नहीं। फिर इन्होंने शुरू किया कि हर कार्यकर्ता हमारे 6 परिवारों में सुबह 6 बजे जाएगा और पूरे परिवार को लेकर के मतदान कराने जाएगा। इनका कोई नहीं गया। इनका देवतुल कार्यकर्ता इनसे दूर हो चुका है, क्योंकि इनने आयातित लोगों से अपनी पार्टी को भर रखा है। तो इनका देवतुल कार्यकर्ता काम करना नहीं चाहता है। माननीय अमित शाह जी किसी भी तरह का टारगेट देते जाएं, मैं समझता हूं मंत्रियों को चाहे मुख्यमंत्रियों को, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, अब इनका पूरा ध्यान हिंदी बेल्टों में ही है। मैं समझता हूं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए बहुत पीछे है, इसलिए इनका जोर और पूरी ताकत यहीं पर है और यहां भी बड़े अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं, इसलिए भाजपा चिंतित है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने दोनों पार्टी की ओर से जो जो तर्क थे वो सुने। वंदना जी, सवाल ये है कि भाजपा ने कहा कि हम हर बूथ पे 370 से ज़्यादा वोट लाएंगे। आपने कहा कि हम 400 पार जाएंगे। आपने कहा कि मोदी की गारंटी जो है वो सिर चढ़ के बोल रही है, मोदी जी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। राम मंदिर से तमाम हिंदू लोग बहुत खुश हैं, देश की जनता बहुत खुश है। मध्य प्रदेश में आपने जो कहना चाहिए कि जो पिछड़ा हुआ मध्य प्रदेश था उस विकसित मध्य प्रदेश में बदल दिया। डबल इंजन की सरकार है।
तो ये कहाँ तक बात तय है कि भाई लोग, कांग्रेस के लोग नहीं निकल रहे हैं? निकालने की जवाबदारी तो आपने इतना बूथ मैनेजमेंट किया था कि निकालने की जवाबदारी आपकी थी, क्योंकि जीत आपको चाहिए बड़ी और सारे रिकॉर्ड आप ध्वस्त करना चाहते हैं। तो ये ऐसे कैसे होगा कि जब मतदान ही नहीं होगा उतना और आप कहेंगे कि नहीं साहब कांग्रेस के वोटर नहीं निकले? ये कैसे कह सकते हैं आप? बाकी पैनल को भी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँ आपके सानिध्य में जिसको डिबेट करने का मुझे मौका मिलता है तो बहुत ही श्रद्धांजलि का विषय होता है, आपके साथ ज्ञान मंथन होता है। देखिए सबसे जो चीज है वो है मतदान प्रतिशत। मतदान प्रतिशत कम होना हर पार्टी के लिए चिंता का विषय है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। अभी आपने देखा जिस प्रकार से मतदान प्रतिशत गिरा है, तो अगर हम सिंध क्षेत्र की बात करें तो मैं सिंध से आती हूँ, तो सिंध क्षेत्र में मैं आपको कारण बता सकती हूँ। वहाँ एक सबसे बड़ा कारण रहा है वहाँ का जो लग्न और विवाह की लगने थी, उसके कारण व्रतबंध का एक आयोजन होता है सिंध में, जिसको बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर मनाते हैं के लोग। व्रतबंध की लगने थी और उसी ड्यूरेशन में जो हमारे इलेक्शन प्लेस थी वो करनी। उसके अलावा तापमान एक बहुत बड़े कारण है, क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान होता है तो महिलाएं जनरली घर से बाहर निकलने में कतराते हैं। तो ये एक हम कारण समझ सकते हैं कि जिसकी वजह से वंदना जी, मैं आपको एक बार रोकना चाहता हूँ। ये आप बात सुनिएगा, जो राजनीतिक पार्टियां होती है और खास के सत्तारूढ़ पार्टी, विपक्ष ये आरोप लगाता है कि चुनाव आयोग बहुत बार तारीखें इस तरह डिक्लेयर करता है कि उसमें कहीं ना कहीं सत्ता पार्टी का एक रोल प्ले होता है, क्योंकि ये भी विपक्ष का आरोप है कि ये जो चुनाव आयोग में लोग नियुक्त हुए हैं उनको सरकारों ने नियुक्त किया है। तो जब ये चुनाव आयोग ये जानता है, या आप भी राजनीतिक पार्टी जानती है कि गर्मी है, शादी ब्याह का सीजन है, धार्मिक आयोजन है, और एक तरफ चुनाव आयोग मतदान को बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रहा है, बहुत सारे प्रचार प्रसार कर रहा है, दूसरी तरफ ही जो बेसिक बातें जिनकी आप बात कर रही हैं वो बातें सबको पता है कि गर्मी चरम पर है, सबको मालूम है कि छुट्टियों में शादी ब्याह होता है, सबको मालूम है कि धार्मिक आयोजन है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो हम पहले से भी जानते हैं। तो ये अगर अभी कम हो रहा है तो इस पर भी तो बात होगी ना कि भाई आपने तारीखें, अगर आप मार्च में इलेक्शन करा ले, डेट कर देता चुनाव आयोग, या 7 चरण की जगह वो कहता कि हम 5 चरण में कराते हैं, तो ये तो आरोप विपक्ष इस पे लगाता है बीजेपी भी कि केंद्र में इनकी सरकार है, ये अपनी सुविधा से तिथियां तय करते हैं। देखिए अगर इस पर कोई अगली बार जरूर रखा जाएगा। आपने देखा अपेक्षाकृत जो वोटिंग हुई है 2014 की अपेक्षा देखिए तो 2019 से कम हुई थी, लेकिन जब हम 2014 कंपेयर करते हैं 2014 से तो ज्यादा हुई। अब अगर हम भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर चुनाव की प्रक्रिया में रहती है। कांग्रेस हमेशा हम ऐसा कहते हैं, हमारे जो पन्ना मंडल के कार्यकर्ता है सदैव काम करते करते चुनाव को करना है, ये मानकर चुनाव के पार्टी की भांति हमेशा अध्ययन में रहते हैं। हमारे जो मोर्चों के अध्यक्ष हैं, हमारे युवा मोर्चा, जिला मोर्चा निरंतर लाभार्थियों के बीच में जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, सम्मेलन करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को आप एक परीक्षार्थी के रूप में जब देखेंगे तो जो परीक्षार्थी निरंतर अभ्यास करता रहता है, तो जब उसके सामने परीक्षा आती है तो वो परीक्षा से घबराता नहीं है। उसी प्रकार से हम नहीं घबराते। हम ये मानते हैं मतदान प्रतिशत कम जरूर हुआ होगा, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। हर 370 सीटें पार करके भारतीय जनता पार्टी और 400 सीटें पार करके एनडीए गठबंधन की सरकार भारत में बनेगी और पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होंगे। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ मैं ये बात कह सकती हूँ कि 29 सीटें हम जीत रहे हैं। उसका कारण है हमारे मध्य प्रदेश का संगठन, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी। आपने देखा किस प्रकार से एक कार्यकर्ता की भांति, एक याचक की भांति वो बूथ बूथ पर जाते हैं, आयुष्मान के फॉर्म भरवा रहे हैं। इस तरह के विहंगम दृश्य आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेंगे, जहां पे एक मुख्यमंत्री, एक कार्यकर्ता, एक लाभार्थी के घर में जाकर फॉर्म भरवा रहा हो। तो ये सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देती है। और इसी के कारण हम कहते हैं कि
29 के 29 कमल हम भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में खिलाकर रहेंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को सौगात के रूप में हम 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की ओर से देंगे। वंदना जी, आप ठीक बोल रहे हैं। रोशनी जी, कि ये लाभार्थियों में एक तो बम साहब भी हैं कि उन्होंने जो है पहले ही लाभार्थी में शामिल हो गए। तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 2 सीटें तो आपने भाजपा की झोली में किसी भी तरह, अब आप उसमें जो भी कहेंगी, 2 सीटें तो आपने वाकओवर के रूप में दे दी। तो मतदाता जागरूकता तो एक तरफ रह गई क्योंकि वहाँ पे कोई लड़ाई ही नहीं है। अब बची 27। एक छिंदवाड़ा में जो आपके पास थी उसके लिए पूरी घेराबंदी कर दी। इसके बावजूद आपको लगता है कि 12 जो सीटें हैं जहाँ पर कि मतदान कम हुआ है वो आपके पक्ष में हुआ है और ये सरकार के प्रति लोगों की नाराज़गी है। तो किस तरह से आप इसका आकलन करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आप करती हूँ जितने भी मेरे साथी जुड़े हैं, अक्षय कांति बम के विषय में, चूंकि हम सब इस देश में भी आज ये नजारा देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी 2014 में जिस विश्वास के साथ या ये कहें कि एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस मध्य प्रदेश या देश में उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में लोगों ने नवाजा था, आज वही मध्य प्रदेश में अजय कांति बम 11 बजे तक कांग्रेस का प्रचार करते हैं। फिर एक समय आता है कि तुरंत जो है जाकर के अपना पर्चा वापस लेते हैं, क्योंकि वो महानुभाव के पास जो है कई यूनिवर्सिटियां हैं, उस तरीके से उनको डराया धमकाया जाता है। उनका एक केस सामने आता है जिससे उनको ज्यादा डराया धमकाया जाता है और वो एक ऐसा निर्णय लेते हैं कि कल तक वो भारतीय जनता पार्टी को गालियां दे रहे थे या उनके जो है नीतियों को गिना रहे थे कि किस तरीके से रोजगार, महंगाई, और एक ही दिन में, मैं तो कहूँ आधा दिन में जो है ऐसा क्या परिवर्तन आ गया उनके विचारों में। तो ये साफ साफ नजर आता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके जो है विपक्ष के नेताओं को या अन्य नेताओं को, अन्य दल के नेताओं को डराने धमकाने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो डर, भय और वोटिंग परसेंटेज कम होने के कारण प्रथम चरण से ही इनको जो हार का डर सताया है, चाहे हम सूरत की बात कर लें, चाहे खजुराहो में आप खजुराहो का भी दृश्य देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक हस्ताक्षर का जो है सामने विषय लाया, जबकि आपको भी और मुझे मालूम है कि लोकायुक्त में ऐसा अधिनियम और स्कूटनी का नियम बना हुआ है कि आप अगर किसी प्रत्याशी से कोई गलती होती है तो आप उसमें सुधार करवा सकते हैं और पर्चा निरस्त नहीं होता है किसी भी सूरत में। लेकिन आप देखें कि ये सरासर लोकतंत्र का चीरहरण होते हुए इस पूरे देश की जनता को और हम सबको नजर आ रहा है। और आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि मोदी जी आर्थिक नीति, व्यापारिक नीति, रोजगार, महंगाई, देश का भविष्य, विकास, इन सब मुद्दों पर बात नहीं करते। वो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम, मांस मछली, मंगलसूत्र, और मंगलसूत्र पे भी अगर बात करते हैं तो आप कोरोना में जब ये पूरा देश ऑक्सीजन की मांग कर रहा था, महिलाओं के मंगलसूत्र कुर्बान हो रहे थे, तब ये कहाँ मोदी जी चले गए थे। और मुझे लगता है इस बार पे सत्ता पक्ष को ज्यादा विचार करना चाहिए कि आज किस तरीके से इस लोकतंत्र में मतदाता बाहर नहीं निकल रहे हैं वोट करने के लिए, क्योंकि सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और हमेशा आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के 2 विधानसभा चुनाव हम देख लें या लोकसभा के चुनाव देख लें, तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही स्पष्ट मत रहा है कहने का कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है, उनका जनाधार। लेकिन आज भी ये सच्चाई के साथ स्वीकारेंगे नहीं, उसमें भी तर्क करेंगे, उसमें भी विपक्ष पे आरोप मढ़ेंगे कि आज अगर वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी से लोगों का विश्वास उठ रहा है। इनकी जो विफल नीतियां हैं, इस देश के युवाओं को रोजगार ना दे पाना, महंगाई पे कंट्रोल ना कर पाना, इसलिए मतदाता भी इंटरेस्टेड नहीं है कि आज का चुनाव जिन यथार्थ मुद्दों पर होना चाहिए उन मुद्दों से भटक करके रोशनी जी, हिंदू मुस्लिम मांस मछली की बात कर रहे हैं। रोशनी जी, मैं कह रहा हूं कि यदि मतदाता इंटरेस्टेड नहीं है और मोदी जी से उनका मोह भंग हुआ है, तो मोह भंग हुआ है तो उनका मोह कहीं तो परिवर्तन के लिए उनको आगे आना पड़ेगा ना। अगर मान लो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार जो है 18 साल से है, मोदी की सरकार देश में 10 साल से है, और अगर हम परिवर्तन चाहते हैं और वोट हमारा अधिकार है, तो यदि मतदाता कहीं नाराज है तो मतदाता को अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए या तो वो नोटा में वोट देगा
या वो विपक्ष को वोट देगा। पर यदि मतदाता नहीं निकल रहा है तो इसके ये मायने तो नहीं हो सकते कि वो भाजपा से उसका मोह भंग हो गया, या उसको लग रहा है कि मोदी तो जीत ही रहे हैं, जैसा कि इन्होंने पूरा नैरेटिव बनाया है कि देश में अब मोदी आ ही रहे हैं। मतलब मोदी जी खुद ही कह रहे हैं कि वो तीसरी लोकसभा का नेतृत्व करने वाले हैं। तो ऐसा तो नहीं मतदाता ने सोच लिया कि अभी तो जीत गए हैं तो अब हम काहे को वोट डालने जाएं? अगर ये इतने कॉन्फिडेंट होते कि हम जीत रहे हैं तो मुझे लगता है कि मोदी जी पहली बात तो अपनी मर्यादाओं को नहीं खोते, भाषण में इस तरह के शब्द और इतनी ओछी और नीच बात नहीं करते कि जो है आपने देखा है कि किस तरह के पीलीभीत में भी जातियों पे, ये कहते जाति पे बात नहीं करते। सुभाष जी, मैं इनको बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगी। इंटरप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने बराबर मान लिया जाता है। तो आप शांति रोशनी जी, वो दरअसल आपका कोई एक शब्द है जिससे वंदना जी इत्तेफाक नहीं रखती हैं, इसीलिए वो कुछ कहना चाहती हैं। अच्छा एक मिनट रोशनी जी, आप रुक जाइए। वंदना जी चूंकि बोलना चाहती हैं तो बोलिए वंदना जी, क्या कहना चाहती हैं? के लिए आपको इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप एक बड़ी पार्टी की प्रवक्ता है, कृपया करके सम्मानीय पदों पर बैठे लोगों के लिए आप आदरणीय और इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं। आप एक बहुत सम्मानित पद पर बैठी हुई है, जनता आपको देख रही है, जनता आपको अनुसरण कर रही है। ये भाषा होती है प्रधानमंत्री जी के विषय में, भाषा होती है मुख्यमंत्री की तरह जो भी अपना वक्तव्य प्रकट कर रहे हैं भी लोगों से वंदना कर ले अपने मुख्यमंत्री से। मैं वंदना जी और रोशनी जी, वंदना जी और रोशनी जी, मैं आपसे एक मिनट चाहूंगा कि आप मेरी बात सुने। आप देखिए, आप दोनों पढ़ी लिखी सुंदर महिलाएं हैं, अपने अपनी अच्छी प्रवक्ता हैं। ये बात तय है कि हम इस समय पूरे देश में इस बात के लिए चिंतित हैं कि भाषा की मर्यादा खो रही है, जिस पे अभी रोशनी जी खुद कह रही थी कि जो मर्यादा यदि कोई दूसरा आदमी खोता है तो वो मर्यादा यदि हम भी डिबेट में खोएंगे तो ये बात मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस पर दूसरा व्यक्ति आपत्ति लेगा। ठीक है, अगर कोई आदमी किसी भी मन से, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर वो अपनी मर्यादा खो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी मर्यादा खोएं। चलिए थोड़ा विषयांतर करते हैं, राकेश के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी हैं। राकेश, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लगातार ये बात हो रही कि जो इंदौर की घटना हुई या जो खजुराहो में घटना हुई, अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ और लोग जिनका कि मोदी जी के प्रति प्रेम जागृत हुआ हो अचानक से, या उनको लग रहा हो कि देश में भाजपा ही है जो राम राज्य ला सकती है, तो ऐसे हमारे कुछ कांग्रेस के भाई और इधर उधर तो नहीं हो रहे। और ये जो वोट परसेंटेज कम हुआ है, इसको किस तरह से जो चुनाव आयोग है, जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, वो किस तरह से इसको ले रहे हैं और राजनेता इस पे क्या कह रहे हैं? देखिए सुभाष जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्य हैं उसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने राय जो है इत्तेफाक रखती है। विपक्ष हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विकास कार्य हैं उनसे वो इत्तेफाक नहीं रखता होगा, लेकिन जो पक्ष है बीजेपी, जो सत्ता पक्ष है, वो उनके कार्यों से इत्तेफाक रखती है और उन्हीं का मानना है कि साल 2047 तक जो है देश को एक विकसित भारत की प्रगति की पथ की ओर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ले जा सकते हैं। हालांकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को लेकर जो है कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में यदि कोई मन में है तो वो जिस प्रकार से चुनाव ठीक पहले यदि सामने आ रहा है तो इंदौर का जो मसला है, जिसको हम कह रहे हैं कि इंदौर के जो प्रत्याशी थे अक्षय क्रांति बम, जिनके द्वारा जो है एक एन मौके पे जो है अपने नामांकन जो है उन्होंने दाखिल जो किया था वो वापस ले लिया गया और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। देखिए दरअसल बीजेपी, अब बात की जाए तो अब वर्तमान जो राजनीति है वो दबाव की राजनीति कह सकते हैं या प्रेशर पॉलिटिक्स जो चल रही है उसको लेकर यदि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि देखिए हर जगह अलग अलग सिनारियो होता है। यदि बात की जाए, देखिए आपने कहा खजुराहो को लेके, खजुराहो में नामांकन दाखिल करते समय जो प्रत्याशी थे उन्होंने जिस निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया था उसमें यदि कोई गलती थी तो उसी समय जो है निर्वाचन अधिकारी उनको वो गलती बता सकता था और ये बता सकता था कि आपके फॉर्म में ये गलती है, आपको ये इसको सही कर लेना चाहिए। लेकिन उस दौरान जो है यदि बात की जाए तो उनको वो गलती नहीं बताई गई और उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि देखिए इसको लेकर प्रशासनिक लापरवाही राकेश, हम थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो मतदान का प्रतिशत 12 जगह पे कम हुआ है, इसमें बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं। बीजेपी इसको ये मान रही है कि भाई कांग्रेस ने जिस तरह से मेहनत करनी थी कांग्रेस ने नहीं की, उसके वोटर बाहर नहीं निकले। कांग्रेस का ये मानना है
कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो रहा है, मोदी जी की गारंटी से मोह भंग हो रहा है, और ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। हम एक गणतंत्र में रहते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर मतदान का प्रतिशत कम होता है तो हमको लगता है कि लोग उदासीन हैं, और जब कोई नेता कहता है कि मैं पूरे देश का नेता हूं, मैं 140 करोड़ का नेता हूं, तो फिर वो ये नहीं कहता कि 55% वोट पड़े थे और उसमें मुझे जो है 30% वोट मिले थे तो मैं 30% का नेता हूं। वो ये मानते हैं, हमारे यहाँ चूंकि बहुमत का खेल होता है तो ये मानते हैं कि पूरी देश की जनता चुन रही है। पर ये देख रहे हैं कि आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश की ये बात करें, विधानसभा में जिस तरह वोट हुआ था लोकसभा में नहीं हो रहा है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जो वोट का परसेंटेज कम हुआ है, जिसके लिए वंदना जी कह रही थी कि कुछ तीज त्यौहार, कुछ गर्मी, कुछ बहुत सारी चीज़ों की बात कर रही थी, और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस की प्रवक्ता रोशनी जी कह रही कि लोगों का मोदी जी से मोह भंग हुआ है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी हम खजुराहो और इंदौर की तो बात इसलिए नहीं करते कि अब दोनों जगह वोट परसेंटेज को कोई मायने नहीं है। अगर 10% लोग भी वोट देंगे तो ये मालूम है कि दोनों जगह बीजेपी ही जीतेगी। तो अब तो मतदाता खुद ही सोचेगा, यहाँ तो कोई कंपटीशन नहीं है। तो जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ पे मतदाता को भी मजा आता है कि चलो मेरे एक एक वोट का महत्व है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि इस पर क्या सोच रहे हैं, चुनाव आयोग इस पर क्या चिंता जाहिर कर रहा है, राजनीतिक दल इस पर क्या चिंता जाहिर कर रहे हैं, इसकी बात मैं आपसे कर रहा था। बिल्कुल आपने सही कहा सुभाष जी, क्योंकि दरअसल जिस प्रकार से 2 चरणों में जो चुनावी परसेंटेज है, मतदान का जो प्रतिशत है, जिस प्रकार से गिरावट आई है, उसको लेके चुनाव आयोग के साथ साथ दोनों ही राजनीतिक दल जो है चिंतित हैं। और यही कारण है कि यदि बात सबसे पहले हम सत्ता पक्ष की करते हैं, तो सत्ता पक्ष के जो जितने विधायक हैं, उन लोगों को या निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको पार्टी ने ये एक प्रकार से उनको काम दे दिए, जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो घर घर जाके जो है सरकार के विकास कार्य को गिनाएं और जनता को प्रेरित करें कि वे आके जो आगामी जो तारीख है, जिस तारीख को जो वोटिंग होना है, उस तारीख को आके वोटिंग करें। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो 7 तारीख को राजधानी भोपाल में जो है वोटिंग होना है। तो ऐसे में तमाम जो बीजेपी के जो संगठन के पदाधिकारी हों या निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, वो घर घर जाके जो है वोटरों को दस्तक दे रहे हैं, उनको आमंत्रण दे रहे हैं कि आप जाइए और सरकार के विकास कार्यों पर मोहर लगाइए। दूसरी ओर आपने कहा निर्वाचन आयोग को लेकर, तो निर्वाचन आयोग भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहा है, और यही कारण है कि 2 चरणों के वोटिंग के बाद जो है अब निर्वाचन आयोग ने भी इसको वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर लोगों में जन जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है। और तमाम यदि हम बस स्टॉप्स पे या अन्य होर्डिंग्स पे देखें तो अब निर्वाचन आयोग के जो है तमाम होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं, जिसमें वो मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि आप वोट जरूर करिए और जो लोकतंत्र के इस महापर्व में आप आहुति दें। यानी साफ तौर पे बीजेपी के साथ निर्वाचन आयोग, और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी इस बात को लेकर चिंतित है कि वोटिंग परसेंटेज क्यों कम हो रहा है। क्या उसका जो कोर वोटर है, कांग्रेस का जो कोर वोटर है, जो कांग्रेस को ही वोट करता है, वो क्या घर से बाहर नहीं निकल रहा है क्या? इस बार आप देखिएगा कि अब जो 7 मई को जो मतदान होना है, उस दिन ये जो 2 चरणों में जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है, उससे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है होने की उम्मीद जो है दोनों ही दल तो वंदना जी, मैं आपकी तरफ आता हूं कि ये अब आपके लोग घर घर जा रहे हैं, तो घर घर पहले भी गए थे। मोदी जी अपनी सभाओं में हर जगह कहते थे कि मतदाताओं से कि आप मेरा एक काम करना, आप जाके मेरी राम राम कहना और कहना कि मोदी जी ने याद किया है। तो ये तो लगातार आप लोग चूंकि 24/7 जो है चुनाव मोड में रहते हैं, तो इसके बावजूद ये वोट का परसेंटेज जो कम हुआ है, या इसको बढ़ाने के लिए जैसा कि हमारे सहयोगी राकेश कह रहे थे कि आप लोगों के यहाँ टास्क दिया गया है, और अभी हमने अपनी रिपोर्ट में भी ये पढ़ा कि गृह मंत्री ने भी इस पर नाराज़गी जाहिर की। तो इस बार 7 तारीख को तीसरे चरण में वोट परसेंटेज बढ़ेगा, इसको लेकर आप किस तरह आशान्वित हैं? देखिए सुभाष जी, हमने पिछले चुनावों में भी वोट परसेंटेज पर मेहनत की थी। एक हमने अभियान चलाया था कि सुबह 6 बजे उठकर हमारे कार्यकर्ता 6 मतदाताओं तक पहुंचेंगे और उन्हें मतदान केंद्रों तक पहुंचाएंगे। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन कार्य करने वाली पार्टी है। आप देखिएगा, अब विवाह की लगने भी नहीं है, तापमान तो है ही एक कारण, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि जो हम पिछली गलतियों से सीखते हैं उसको हम अगली अपने उसमें सुधारते हैं। तो आप देखिएगा जब अभी नेक्स्ट चरण के 2 चुनाव है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और अगर हम बात करें वोट किसको डल रहे हैं, तो देखिए कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो हताश निराश होकर अपने घर में बैठ गया है। उसका कारण है इनकी फेलियर वाली लीडरशिप। जीतू पटवारी जी ने जब से मोदी जी की गारंटी पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, मानिए अच्छा हो रहा है। और मैं
देखना नहीं पड़ेगा। आप सुभाष जी चांस लगाइए क्योंकि बराबर तो मौका देना अगर आप चाहिए। दोनों एक साथ बोलेंगे तो दर्शक को ये पता नहीं चलेगा। मोदी जी की सुनिए ना, आप दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो दर्शक उसी तरह कंफ्यूज रहेगा जिस तरह वो आपके जो चुनाव लड़ रहे लोगों के वजह से कंफ्यूज है कि कल तक वो इधर था आज उधर है, तो आप क्या बोल रहे हैं ये लोगों को पता नहीं चलेगा। तो रोशनी जी बोल लीजिए, फिर वंदना जी मैं आपको बोलता हूँ। हाँ रोशनी जी जी। सुभाष जी, मैं वही बता रही हूँ। मैंने कहा 1989 का एक दौर ऐसा था, कांग्रेस वो पार्टी है जो लोकतंत्र के जनमत को हमने पहले भी विधानसभा में स्वीकारा है, इससे पहले भी जनता ने हमें हमारी जीत में हार रखी है, तो उसको हमने संघर्षपूर्ण तरीके से और बहुत शांति से स्वीकारा। और आपको मैं वही याद दिलाना चाह रही कि 1989 में आप देखिए हमारे पास 189 सीटों का पूर्ण बहुमत था, बहुत अच्छे जो है हमारे पास संख्या थी, लेकिन उस समय पे भी राजीव गांधी जी ने स्वीकारा कि हमें अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो हम जो है सत्ता को नहीं स्वीकारेंगे। उस समय चाहते तो हम सरकार बना सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी लालच और लोभ में जो है लोकतंत्र मर्यादाएं ये सब कुछ भूल चुकी है। अगर इनके पास 10 वर्षों का विकास है, जैसे कि मेरे पत्रकार भाई भी कह रहे थे कि इनके पास अगर राष्ट्र और ये सारे मुद्दे हैं तो मोदी जी को इन पर बात करनी चाहिए। ये क्यों जो है अमर्यादित बयान देकर के और जी हिंदू मुस्लिम में अभी बंटवारा चूंकि करने की हमारी बातें अपनी समय सीमा है और मेरे साथी कह रहे हैं कि सर आप जब भी डिबेट में बैठते हो तो 1-2-3 मिनट जो है आप ज़्यादा ही समय लोगों को देते हो। बहरहाल मुझे लगता है कि हम इस पे चिंता करें कि हमारे मतदान का जो प्रतिशत कम हो रहा है, तो कैसे 7 तारीख को हमारा मतदाता, जिस तरह छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि मतदान काफ़ी हुआ तो एक तरह से लोगों में उत्साह है, पर यूपी बिहार जिसकी आप बात कर रही थी वहाँ पे मतदान कम हुआ है। तो हमको ये सबको चिंता करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और भले ही कोई भी जीते पर मतदाता अपने वोट डाले, चाहे वो नोटा में ही क्यों ना डाले, पर वो वोट डाले और ये बताएं कि वो क्या चाहता है। आप मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।